नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बात करेंगे अर्थशास्त्र की, बाजार की, इकोनॉमी की, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो घटना घट रही है इस समय, उससे पूरी दुनिया के बाजार और साथ ही इकोनॉमी पे प्रत्यक्ष रूप से अब उसका असर होने लगा है। मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस की, जो चीन से शुरू हुआ और अब तक उसने पूरी दुनिया को करीब 45 से 50 देशों में अपनी दस्तक दे दी है। अब ये एक बड़ी खतरनाक सी परिस्थिति है कि इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वार्निंग लेटर दिखा रही हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर तक उनकी अर्निंग्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और भारत बिल्कुल पड़ोसी देश है, इसलिए ये अछूता नहीं रहेगा। यहाँ भले ही अभी कोरोना की कोई दिक्कत नहीं है, टचवुड ऐसा हो भी ना, लेकिन बिजनेस इम्पैक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि अगर चीन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है, वहाँ पे एकदम से शटडाउन जैसी स्थिति है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक बड़ा बिजनेस पार्टनर है और वो दुनिया का बिजनेस पार्टनर है। तो बहुत सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक्स में देखिए आप, सिस्टम्स में देखिए आप, ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, एविएशन में देखिए, उन सब का असर पड़ेगा। और इस हफ्ते अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद बात थम जाएगी, बन जाएगी, कोई वैक्सीन निकल आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सोमवार से अब तक ज़बरदस्त गिरावट मार्केट्स में दिखी हुई है और इम्पैक्ट इकोनॉमी में दिखने लगा है। वित्त मंत्री जी लगातार इसकी चर्चा कर रही हैं देश में और सरकार की प्रिपेयर्डनेस के बारे में बता रही हैं कि ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि जब असर पड़ेगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा, तो हमें पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना भी है कि फिलहाल कोरोना से घबराने या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है और सरकार की प्रिपेयर्डनेस है। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। So at the moment, immediately to press the panic button, there was no need. Okay. But then we understood the situation and have had all the secretaries of the concerned departments sit and talk among themselves. Again, go back to the industry to see what exactly they would want us to be prepared and so on. That work is almost now complete. Okay. दुनिया भर के बाजारों में कोरोना वायरस का बुखार चढ़ गया है। चीन, जापान और यूरोप से लेकर अमेरिकी बाजार में कोरोना की वजह से हाहाकार मच गया। एशियाई बाजारों के साथ भारतीय शेयर बाजार में भी ब्लैक फ्राइडे हो गया। भारतीय बाजारों में 11 साल में सबसे कमजोर वीकली क्लोजिंग हुई। बाजार 4.5 साल में सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी में 3.25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूटा, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% तक गिरे। दरअसल चीन में शुरू हुए कोरोना वायरस ने अब 50 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 83,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, ईरान और जापान में हुआ है। अब तक अमेरिका इससे बचा हुआ था, लेकिन अब अमेरिका में भी कोरोना के 60 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की वजह से ग्लोबल मंदी की आशंका भी जताई जा रही है, इसलिए बाजारों में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा। हालांकि बाजार के जानकार मानते हैं कि ये बुरा दौर है, लेकिन कोरोना का असर जल्दी खत्म हो जाएगा। In the past, we have gone through this cycles where during the storm it's extremely painful, but as you correctly mentioned, 3 years, 5 years down the line, you realize that storm was a great opportunity to buy. इधर ग्रोथ भी धीमी रफ्तार में चल रही है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है। ये 4.6% अनुमान के मुकाबले 4.7% हो गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास इसे अनुमान के मुताबिक बता रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल ग्रोथ घटने की आशंका भी है। The Chinese growth is definitely going to be adversely impacted, and naturally global growth will be adversely impacted. Impact on India, I would like to have some more data with regard to arriving at more accurate information on the impacts. एसबीआई की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य भी कह रही हैं कि जीडीपी पर कोरोना का असर पड़ना बाकी है। It's actually better than what was the general feeling. But in spite of that, I think we do have a challenge with the coronavirus. It's not something that we should discount, and the effects will be felt with a lag. सवाल है कि क्या स्लोडाउन की चपेट में आई भारत की इकोनॉमी पर कोरोना का साइड इफेक्ट सीधा दिखेगा? इससे हमारा दर्द बढ़ने वाला है, या जैसा जानकारों का मानना है कि हमें इसे मौके के तौर पर देखना चाहिए।
तो ये स्थिति है इस समय इकोनॉमी की, देश की और दुनिया की, जहां पे काफ़ी असर देखने को मिल रहा है और आगे भी मिल सकता है। इसी पर बातचीत करेंगे कि हम कितने तैयार हैं और क्या ये एक मौका है हमारे लिए कि हम बहुत सारे अपने आप को रिवैम्प कर लें, चीन की दिक्कतों को हम अपने आप फ़ायदे के तौर पे कन्वर्ट कर लें और अपने आप को हेज करके कैसे चलें। इन सब मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। परिचय कराएं आपका हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं बिजनेस वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ अनुराग बत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बैंकर और इकोनॉमिस्ट कह सकता हूं मैं, सैयद जफर इस्लाम साहब हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी हैं, खुद भी एक बैंकर रह चुके हैं, मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं और ग्लोबल मार्केट में बड़ी तगड़ी नज़र रखते हैं। हम लोग इनको रोज़ सुबह ग्लोबल गुरु के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी जी हमारे साथ हैं, इकोनॉमी की तस्वीर को और बेहतर से हमें समझाएंगे। साथ ही वीनस एसेट फाइनेंस के सीईओ साकेत मिश्रा जी हैं, इनसे भी समझेंगे कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है और कहाँ कौन कौन से पॉकेट्स हो सकते हैं जहां हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी नीलेश शाह जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी उनकी एक हल्की सी झलक मैंने आपको दिखाई। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और जैसा कि हमने अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस और किस तरीके की तैयारी की हमें ज़रूरत है, सैयद जफर इस्लाम, जो कुछ पिछले 30-40 दिनों में हुआ उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये रुक जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे अब वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के तौर पे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। दुनिया की जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं, चाहे एप्पल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की, अब वो ये खुल के वार्निंग दे रही हैं कि उनके अगले कुछ क्वार्टर्स खराब होंगे क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट है। तो हम चाहते हैं ये जानना कि चूंकि अब बात आज चर्चा हमने इसलिए करी कि भारतीय बाजारों ने पहले इंडिकेशन दे दिए, ज़बरदस्त गिरावट आपके मार्केट्स में पिछले 4-5 दिनों में देखने को मिली और एफआईआईज ज़बरदस्त तरीके से बेच रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है और साथ ही हमको किस तरीके के डर हो सकते हैं। मैं इस बात का आपको एडवांटेज ज़रूर दूंगा कि अभी शायद बहुत तरीके से इसको समझना हम सब के लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी सरकार के तौर पे तैयारी और किन किन पॉकेट्स पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए नीरज जी, जहां तक आपने भी अपने वीडियो क्लिप्स दिखाया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला सीतारमण जी ने कहा बड़े साफ लफ्जों में कि इस पूरी कोरोना वायरस की जो एक क्राइसिस है उसको मॉनिटर करने के लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं, मिनट टू मिनट मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी सही कदम लेने हो इसको टैकल करने के लिए वो सिचुएशन को डील करने के लिए बिल्कुल संभावित तौर से वो डिसीजन भी ले रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए, जब इस तरह के क्राइसिस आती है तो उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रहती है और खास के भारत के लिए मैं कहूँगा, भारत और कुछ भारत जैसे छोटे, भारत तो बड़ा देश है, कुछ छोटे देशों के लिए भी, लेकिन अपॉर्चुनिटी के तौर पे ये ज़रूर है। जो चाइना में हम बार बार बहुत सालों से कोशिश में थे कि हमने कहा ग्लोबल ट्रेड का जो शेयर, जो मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा, जो शेयर हमारा बढ़ने की कोशिश थी और हमारा डायरेक्शन भी बजट का उस तरह से दिखा था जहां कंजम्पशन को बूस्ट ना करके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, तो बहुत सारी कंपनियों के लिए जो हमने कोशिश की थी, टैक्स कम कर किया था और भी बहुत सारे पॉलिसी लेवल डिसीजन किए थे। आज मुझे लगता है कि शायद ये सारे चाइना के में जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो मैन्युफैक्चरिंग हब इधर इंडिया में मूव होगा, इसलिए कि बहुत ही कंजीनियल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर उसका खदशा कम है, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी यहाँ पर ऐसा डर कम है और साथ साथ जो लेबर फोर्स है वो भी चीप लेबर फोर्स यहाँ पर है और स्किल्ड लेबर फोर्स दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तकलीफ शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में पेन है, लॉन्ग टर्म में हमको इसके काफी बेनिफिट होंगे। लेकिन सरकार इस चीज को समझती है कि शॉर्ट टर्म में क्राइसिस है और उस क्राइसिस को डील करने के लिए जो भी दिक्कतें आ रही हो उसके समाधान निकालने के लिए सरकार बिल्कुल कमिटेड है और सरकार निकाल भी रही है। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे क्राइसिस पे, जैसे फ्लू के, आप देखिए अगर आज हिंदुस्तान में रखिए या दुनिया के किसी कोने में उठाइए, जैसे एक तरह का फ्लू है, तो फ्लू में जो है आप हिंदुस्तान में 50 लाखों को, करोड़ों को फ्लू होगा, लेकिन आप अभी देखिए पूरे वर्ल्ड में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो आपके चैनल पे भी दिखा है, बाहर भी दिख रहे हैं कि 82,000 है। कहीं ना कहीं कंटेन अब हो रहा है, धीरे धीरे कंटेन हो रहा है, चाइना में भी कंटेन हो रहा है जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद ये फ्लू को लोग समझने लगेंगे और इससे जो भी प्रिकॉशन लेना चाहिए वो भी सामने आएगा। शॉर्ट टर्म में आज मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, जो लोकल मार्केट हो, इसलिए कि शॉर्ट टर्म में पेन होगा, सप्लाई चेन की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। चाइना में
कुछ सिटीज बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रही हैं, घर पे कई ऐसी सिटीज है दुनिया में जहां पे लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा उससे शॉर्ट टर्म में जरूर तकलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इंडिया को सिर्फ बेनिफिट होगा और इससे ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। अजय जी, वैसे भी अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें तो इंडिया को सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री में जो है ज्यादा है, एक तो टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री में इसका थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा, इसलिए कि मूवमेंट में और टेररिज्म। नहीं जफर भाई, देखिए इसका इम्पैक्ट बहुत जगहों पे दिखेगा, आईटी पे दिखेगा, मेटल पे दिखेगा, कैपिटल गुड्स पे दिखेगा, आपके एक्सपोर्ट पे दिखेगा, जो आप मर्चेंडाइज करते हैं, बहुत सारे मेटल पे दिखेगा। वो देखिए वो असर असीमित होगा, उसको आप केवल 2 सेक्टर तक सीमित मत करिए। सर अगर घर से व्यक्ति नहीं निकल रहा है, उसने अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लिया है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो सब कुछ दिखेगा, 2 सेक्टर आएगा। में दिखेगा, जो आज के आपके स्टॉक में भी दिख रहा है कि वो सब सारे स्टॉक्स जो है इम्पैक्ट हुए। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं कि इसका असर, मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सरकार को अंदाजा नहीं, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना सीवियर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अजय जी, ये जो स्थिति है डरने वाली स्थिति है क्या? क्योंकि देखिए अब ऐसी खबरें हैं कि चीन में नंबर ऑफ न्यू केसेस थोड़े कम हुए हैं, पता नहीं कितना सच है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो दुनिया के दूसरे देश हैं, आप यूरोप में देखिए आउटब्रेक हो रहा है, कोरिया में देखिए आप डबल्स ज्यादा नंबर हो रहे हैं, अमेरिका में 8,500 लोग सस्पेक्टेड लिस्ट में हैं, कैलिफोर्निया के अंदर, गल्फ में आपके हो गए, यूरोप पूरा है। तो हम ये मान के निश्चिंत हो जाएं क्या कि नहीं नहीं अब इतनी समस्या नहीं है, धीरे धीरे कंटेन हो रहा है, या डर है अभी और बहुत सीवियर डर है? देखिए मैं कहूँगा इस तरह की प्रॉब्लम के आगे आपको 3 चीजें देखनी है। ऑनेस्टी, तो पहले चाइना डिनायल में था, अब काफी ऑनेस्टली उन्होंने काम किया है और बहुत जबरदस्त काम किया है। और नीरज जी अगर आप देखें जो 83,000 केस आए हैं उसके सामने 36,000 रिकवर भी हुए हैं, और 83,000 में 80% है जो माइल्ड है, जिनको जुकाम जैसे है, वो वायरस 15 तरह के वायरस हैं कोल्ड के, और एक और वायरस है ये जो म्यूटेट हो गया है। तो जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं 80% तो माइल्ड हैं जो बच जाएंगे। कोरिलेशन क्या है, जो 2% फेटेलिटी हो रहा है, अगर 80 साल की उम्र से ज्यादा है या पहले कोई हार्ट कंडीशन थी, कैंसर था, कुछ था जिससे इम्यूनिटी कम थी, वैसे लोगों की दुर्भाग्यवश जान जा रही है, जो 2% है। बट अगर आप बाहर देखें, जो ये तो हुआ जो जिसका एपिसेंटर था ह्यूबाई प्रोविंस, अगर आप पूरे चीन में देखें तो 130 करोड़ लोगों में 13,000 ही है केस, और 13,000 में फर्टिलिटी 0.04 है। और सीजनल फ्लू जो जफर भाई कह रहे थे, हर साल सीजनल फ्लू में दुनिया भर में 6 लाख लोग मरते हैं। अमेरिका में 25,000 से 60,000 लोग सीजनल फ्लू जो अभी चल रहा है, अभी 2 हफ्ते और है उसका सीजन, सर्दियां आती हैं तो वो चलता है, गर्मियां आती हैं तो कम हो जाता है। इस साल नीरज जी 25,000 लोग मर चुके हैं अमेरिका में सीजनल फ्लू से, जो कि कोल्ड है। आप देखिए घर में बड़े बूढ़ों को ब्रेथलेसनेस होती है, पोल्यूशन से होता है, ये सब चल रहा है। तो मैं कहूँगा ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, होप दिखाना, और ये हमारी सरकार अच्छी तरह कर रही है कि आके जिस तरह से इन्होंने कमिटीज बनाई हैं, होप दिखाना लोगों को कि पैनिक मत करिए। तीसरा है कि हेल्थ सिस्टम को तैयार रखना, तो हमें मास्क तैयार रखने पड़ेंगे, ऑक्सीजन तैयार, वेंटिलेटर्स के, भाई जो 5% सीवियर सिम्टम्स वाले अगर आते हैं, अगर भारत में कुछ हुआ, आपके पास तैयारी है, ये जरूरी है। मार्केट्स ओवर रिएक्ट हो गया, आज भी देखिए डाउ अभी भी 800 पॉइंट डाउन है, ये बहुत जबरदस्त ओवर रिएक्शन हो रहा है। इतना बड़ा नहीं है जो हमने सार्स में देखा, मर्स में देखा, एबोला के टाइम देखा, ये हर बार ही होता है, पहला महीना 2 महीना मार्केट गिरते हैं, इकोनॉमियां गिरती हैं। ये इतना खराब है, जैसे आपने कहा, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, आप भी नहीं, और कोई डॉक्टर बता भी नहीं सकता है, क्योंकि ये म्यूटेशन है। अब ये मैन मेड म्यूटेशन है कि नेचुरल है, ये भी नहीं पता है। बट ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिएक्शन होगा। अब वो मार्च तक अगर ये काबू में आ गया तो दुनिया में 2% का है, अगर अप्रैल में आता है तो माइनस होना लग जाता है ग्रोथ, और अगर सितंबर तक आता है तब बहुत भयंकर इकोनॉमिक कॉस्ट है, और मार्केट्स ये सितंबर में आने का आज अंदेशा लगाए बैठे हैं। जी, अतुल जोशी जी, बिल्कुल ये शायद हो सकता है कि आगे जाके बहुत कंटेन हो, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो इस समय तस्वीर है, मेरा जो पूरे चर्चा का विषय का मूल विषय ये है कि हम, ठीक है, आर्थिक तौर पे इस समय कितने मजबूत स्थिति में खड़े हैं कि वो झटके उठा लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ कम हो जाएगी, मूडीज कह रहे हैं कि यूएस में अगले 6 महीने में रिसेशन दिखने लगेगा आपको,
चाइना का पूरा मामला ठप है। 25% क्रूड ऑयल की उनकी डिमांड घट गई है ऑलरेडी, और उनकी सारी रिफाइनरीज लैंड लॉक्ड हैं जहां पे कम्युनिकेशन जीरो हो चुका है। तो इतनी सीवियर सिचुएशन है जिसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी आना है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आर्थिक डर है, मार्केट जैसे अजय जी कह रहे हैं ओवर रिएक्ट कर रहा है, या वाकई इतना ही डर है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए इवेंचुअलिटी के लिए? सिम्टम के तौर पे ये होता है कि मार्केट जो जिसको हम इंडेक्स कहते हैं वो 2-4 महीने पहले उस चीज को प्रीएम्प्ट कर लेता है। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो डेफिनेटली ओवर रिएक्शन है। अगर हम देखें तो इंडिया की इकोनॉमी डोमेस्टिक इकोनॉमी मानी जाएगी। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल जो हमारी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी है वो सिर्फ 20% है। तो जितना भी इंडिया का बिजनेस है, इकोनॉमी है, उसमें इंटरनल डिपेंडेंसी ज़्यादा है। ये एक बात हो। जी, आप अतुल जी के ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट नहीं होती है। जी कंटिन्यू करिए सर। जी हाँ, दूसरी बात अगर देखे जाए कि अगर हम अपना स्पेसिफिक इंडस्ट्री देखते हैं तो वो इंडस्ट्री पे माइल्ड से लेके सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री ले ले तो ये मानना एकदम सही है कि मिनिमम 6 महीना उसमें डिले होना ही है, क्योंकि हमारे पास बैटरी की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बैटरी के लिए हम सारे इंपोर्ट डिपेंडेंट है, चाहे वो लिथियम हो, आयन हो। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री डेफिनेटली 6 महीने से डिले हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं तो उसमें भी हमारी कंपोनेंट्स सप्लाई चेन बाय एंड लार्ज 67% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगी। अगर हम टेक्सटाइल ले ले तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको कैपिटलाइज कर पाए। जो जफर साहब बता रहे थे बहुत ही अच्छा एग्जांपल था कि छोटे छोटे देश को भी इसमें बहुत फायदा हो सकता है। जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई उसमें बांग्लादेश का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 17 बिलियन से बढ़कर 39 बिलियन हो गया। हमारा इतना नहीं बढ़ा, वो अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सप्लाई का जो चेन है उसका कंसंट्रेशन रिस्क अभी चाइना से निकाल के जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो सोर्स करने वाले हैं कंट्रीज हैं, वो दूसरी कंट्रीज में देखेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और हमारी कंट्री क्या ऑफर कर सकती है। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा इसकी इफेक्ट 10 to 20 बेसिस पॉइंट्स अगर हम देखें जीडीपी के ऊपर फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, वो मेरे ख्याल से ठीक है। अगर हम बोले कि सस्टेन्ड इम्पैक्ट होगी, मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में भी डोमेस्टिक है और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता कि 2 क्वार्टर से ज़्यादा कुछ अपने को दिखे। सेट ऑफ करने के लिए हमारा जो ये प्रेजेंट क्वार्टर है और नेक्स्ट क्वार्टर है, मेरे हिसाब से जीडीपी का 4.5% एग्रीकल्चरल ग्रोथ जब आएगा तो उससे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा, खास करके ऑटोमोबाइल्स, फर्टिलाइजर्स और उसके रिलेटेड एफएमसीजी एटसेट्रा, वो सब्सटैंशियली ये सारी फियर्स को दूर कर देगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ओवर रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल क्रिएट किया गया है। जी साकेत जी, आपको भी लगता है कि मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है? उतना डर है नहीं जितना मार्केट डरने की कोशिश कर रहा है। ओवर रिएक्शन तो डेफिनेट है। मेरे हिसाब से डर शब्द ही शायद गलत होगा इस्तेमाल करना। अगर मेरा मत पूछा जाए तो सतर्कता और चिंता शायद ज़्यादा बेहतर होंगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि हमें ये देखना है सबसे पहले कि मेडिकल जो कॉजेज़ हैं और जो इन्फेक्शन बढ़ने के कॉजेज़ हैं वो ना बढ़ें भारत में, तो उसके लिए सतर्कता की ज़रूरत है। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था में, जैसा जफ़र जी ने कहा, अतुल जी ने कहा, सबने कहा, हम लोग की डोमेस्टिक इकॉनमी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो दिशा दी हुई है कि मेक इन इंडिया किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को मदद की जाए, अगर उस रास्ते पे हम लोग चलते रहें तो शायद छोटे देशों से ज़्यादा हम लोग के पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा चाइनीज से मैन्युफैक्चरिंग ग्रैब करने की, अगर हम लोग अपने आप में सही दिशा में चलें, जिसमें लेबर रिफॉर्म भी होता रहेगा थोड़ा बहुत, और जो चीज़ें हम लोग ने तैयारियां की हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस अगर बढ़ जाएगा तो वो होगा। तो मेरे हिसाब से डर का तो इस समय कारण नहीं है। अनिश्चितता जो है कोरोना वायरस की, वो सबसे घबराहट देने वाली बात है, क्योंकि कब तक चलेगा ये उस पर निर्भर करेगा कि कितना इम्पैक्ट आता है। क्योंकि भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो डायरेक्टली चाइना से नहीं आएगा, वो आएगा अमेरिका से आएगा, यूके से आएगा, और जो देश हैं जो हमसे आईटी सर्विसेज यूज़ करते हैं एट्सेट्रा, उनसे आएगा। तो अगर लंबा खींचेगा तो शायद चिंता का विषय बढ़ेगा। अगर अप्रैल मई तक कोरोना वायरस ब्रॉडली कंटेन हो जाएगा
तो मेरे हिसाब से बहुत अधिक हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए असर, और अगर हम लोग सही रास्ते पे चलेंगे तो शायद कुछ हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी आ सकते हैं, और ऑयल प्राइस घटने से हमारे देश में हमेशा थोड़ा सा लाभ ही होता है। जी जफर भाई, अब आप लोग एक दूसरे की बात को भी रिप्लाई कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं? मैं कुछ आंकड़े रखता हूं अंदाजे के तौर पे आपके, कि हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घट सकती है 10 से 12% की, उसकी रेवेन्यू घट सकती है हमारी, और हमने जो इंपोर्ट करना है वो उसमें करीब 30% की गिरावट आ सकती है पहले क्वार्टर में, और कंपनियों की इनकम में 15 से 20% की कमी आएगी, क्योंकि जब धंधा ही नहीं हो रहा है तो कमाई कहाँ से होगी। ये वो नंबर्स हैं जो हमको अगले रिजल्ट्स में, अर्निंग्स में दिखेंगे। तो एक तरफ नंबर्स हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं हम बहुत ज़्यादा कि ठीक होगा, तो जैसा मार्केट लिंगो में कहते हैं ना कि मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गई, उसके बाद पटरी पे लाना बड़ा दिक्कत हो जाता है, कहीं वो सिनेरियो तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, जो जिन चीजों के बारे में आपने कहा, चाहे वो आज उसकी आशंका हो ना हो, लेकिन मार्केट डिस्काउंट कर देता है। चाहे पॉजिटिव न्यूज हो, नेगेटिव न्यूज हो, मार्केट डिस्काउंट करके ही चलता है। तो आज मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया है कि जो भी पॉसिबल उस तरह के क्वार्टरली अर्निंग्स में कहीं इंपैक्ट होगा, कि कंपनियों के इंपैक्ट हो सकते हैं, जिन कंपनियों को डायरेक्टली इससे इंपैक्टेड हैं, तो हो सकता है क्वार्टर उनका थोड़ा सा अर्निंग्स में उसमें स्लो डाउन हो, तो उसको मार्केट ने इंपैक्ट, उसको डिस्काउंट किया। आज आप देखिए, अगर मेटल स्टॉक्स को उठा के देखिए, चाहे कोई भी मेटल्स हो, 7-8% वो शुरू से नीचे ही गिर रहे थे, इसलिए कि उनको मालूम है कि ये जो है इसमें इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। उसी तरह से आईटी में भी, हालांकि आईटी के स्टॉक्स उतने नहीं गिरे जितने की संभावना थी, तो इसलिए वहां पर भी उन लोगों ने कुछ शुरू में ऐसा लगा था आज कि आईटी स्टॉक्स ज्यादा इंपैक्ट होगा और मेटल स्टॉक्स होंगे, लेकिन ऐसा मेटल हुआ, लेकिन आईटी उतना इंपैक्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें को डिस्काउंट मार्केट कर देती है, जो मार्केट का तरीका है वो डिस्काउंट कर चुकी है। ओवर रिएक्शन है, सरकार ने हर तरह के वो चीजों को ध्यान में रखा। मैंने कहा कि कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, जब भी कोई क्राइसिस आता है, चाहे कोई भी क्राइसिस हो, हमें तकलीफ आती है, लेकिन हमारे लिए इस पूरे क्राइसिस में इंडिया कम से कम इंसुलेटेड है, बहुत बड़े क्राइसिस से के रिस्क से इंसुलेटेड है। हाँ, अपॉर्चुनिटी अबंडेंस है, जैसा आपको अभी साकेत जी भी कह रहे थे कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम कैपिटलाइज करें, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि हम इंसुलेटेड, मुझे थोड़ा इसको समझाइए कैसे हम बहुत इंसुलेटेड है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आज जो जिस तरह के हमने कोशिश की है, चाहे वो वहाँ के लोगों को वहाँ से फ्लाइट कैंसिल करने की, या फिर वहाँ से आने के लोगों के जो हमने एडवाइजरी हमने जारी किया, एडवांस से बहुत पहले कर दिया हम लोगों ने, सरकार ने प्रोएक्टिव डिसीजन लिया कि एडवाइजरी जारी किया ताकि लोग आने जाने वहाँ पर बंद हो जाए। फ्लाइटें भी कैंसिल की, एयर इंडिया ने बहुत सारे लोगों को भी वहाँ से फौरन यहाँ पर उठा कर ले आए। तो प्रोएक्टिव अप्रोच सरकार ने दिखाया, उससे अपने आप को इंसुलेट करने के लिए कि ये रिस्क वायरस जो है इंडिया में ना फैल पाए। बिजनेस दूसरी चीज जो है, जो नहीं, इसमें तो ठीक है, उसमें तो हमने बहुत प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले लिए हैं। बिजनेस टर्म में हम कैसे सिचुएशन बनी है, एक मिनट, जो सिचुएशन बनी, सिचुएशन जो बनी है उसमें मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आज सिचुएशन जो बनी है उसमें हमने पटरियां बिछाने का काम पहले अब सरकार ने, प्रधानमंत्री अपने के नेतृत्व में पटरियां बिछाई जा चुकी। तो आज ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो आ रहा है नीरज भाई, उससे डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को हो सकता है। हाँ, आप ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है, ग्लोबल इकोनॉमी में अगर कुछ होती है तो उसका इंपैक्ट आपको भी होगा, कम और ज्यादा हो सकता है। यहां पर हमको डेफिनेटली लगता है कि हमें कम इंपैक्टेड होंगे बनिस्बत जो इस तरह के पूरे तौर से रिस्क है, जो एक्सपोर्ट पे पूरे तौर से डिपेंडेंट है, वैसी इकोनॉमी को ज्यादा इंपैक्ट होगा। लेकिन इंडिया कम से कम डोमेस्टिक इकोनॉमी है, कंजम्पशन भी यहाँ पर है, डिपेंडेंट है, इसलिए इंपैक्ट होगा लेकिन उसको कम होगा। अजय जी, आप जफर भाई कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो घरेलू कंजम्पशन हम कह रहे हैं कहाँ बहुत पिकअप कर रहा है। अभी आप HUL के सीएमडी का बयान सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो कंजम्पशन की थीम हमारी वो थोड़ी हर क्वार्टर की अर्निंग के बाद, अभी लेटेस्ट करने में उन्होंने कहा है कि रूरल ग्रोथ वैसी चल नहीं रही है, रादर अर्बन में थोड़ी सी बेटर देखने को मिली है। तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी उतना अच्छा थोड़ी परफॉर्म कर रही है कि हम एक बाहर के बड़े शॉकर को झेल लेंगे अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ पे। देखिए, जैसे आलोक जी भी कह रहे थे नीरज जी के, एक तो है कमोडिटीज प्राइसेस जो गिर रही हैं, तो इनपुट का एक हमें जरूर बेनिफिट मिलेगा कि इनपुट कॉस्ट कम जा रही है। तेल की कीमत जो $50 पे आ गई,
डिमांड आएगी रबी की फसल के साथ। ये हम कहते रहे हैं कि सितंबर में इकोनॉमी हमें लगता है बॉटम हो गई, और आज जो आंकड़े आए हैं दिसंबर के भी आंकड़े 4.7% आए, वो सितंबर के आंकड़ों से 0.2%। ये पिछले आवाज अड्डा में भी हमने बातचीत की थी। हाँ, लेकिन वो रिवाइज करके 5.1 कर दिया गया है। हाँ, वो 5.1 हुआ है, तो ये भी अभी फर्स्ट है ना, ये भी रिवाइज हो जाएगा। ये 2, 3, 4 हमारे जीडीपी के फोरकास्ट आते हैं। तो मेरा क्या निजी मानना क्या है कि अप्रैल से बैसाखी आती है, हार्वेस्ट आता है, ये रबी की फसल जब कटाई होगी, फार्मर्स के जेब में पैसा आना शुरू करेगा, तो आप देखेंगे सरकार के जो नीतियां रही हैं, जिस तरह से पैसा डाला है सरकार ने इकोनॉमी में, वो अब रंग लाना शुरू करेगा। कंजम्पशन ये नहीं है कि पुराने हम जैसे 15% बढ़ता था पर्सनल कंजम्पशन, वैसे नहीं हमें दिख रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। बट जरूर ये है कि सेकंड हाफ में हमें कंजम्पशन वापस लौटते दिखता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में टाइम लगेगा, क्योंकि आपका ये बात आप राइडर के साथ करें, मैं ये मान के चलूं कि बहुत अच्छा मानसून होगा? नहीं, ये रबी ये हो गया, मानसून और मॉइस्चर हो गया। आप देखिए, ये जो 3 महीने हैं ये तो निपट गए जी। अभी फरवरी खत्म हो गया, मार्च ये क्वार्टर तो गया। इसके आगे की कहानी इस बात पर निर्भर करेगी कि मानसून कैसा जाता है। वो हर साल ही ठीक है, तो हमको हमारे सामने एक वो भी चैलेंज है, वो तो रहेगा, वो हर साल ही रहता है। हाँ, चैलेंज। बट आप देखिए अनियन, जो आप प्याज की कीमत आपके इन्फ्लेशन को बढ़ा रही थी सर, वो तो ओवर प्रोडक्शन हो गया आपकी। तो अब सरकार ने एक्सपोर्ट फिर खोल दिया, 5 रुपए किलो बिकेगा। तो यही हम कहते रहे कि आरबीआई जो रेट कट होल्ड कर रहा है फूड इन्फ्लेशन के कारण, वो गलत है, क्योंकि वो दालों और अनियन की वजह से, प्याज की कीमतों से, अब एक फसल आ गई आपके पास एक्सेस आ गया। सर, यही तो दिक्कत सबसे बड़ी, आप बेटर समझ रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक साल प्याज बिकेगा 100 रुपए किलो, अगले साल 5 रुपए किलो बिकेगा। गार्लिक के साथ ये हर बार होता है ऐसा, ये भी एक स्थिति खराब करता है। ये भी सही नहीं 5 रुपए किलो प्याज बिके, सही बात, ठीक है। तो फिर वहां पे दूसरी समस्या खड़ी होगी कि आप किसानों की मदद करी जाके। अतुल जी, आगे की कहानी अब ऑप्टिमिज्म पे तय है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लिक्विडिटी की बात, जब भी आरबीआई पॉलिसी आती है तो हम लोग कहते हैं पैसा और चाहिए, पैसा और चाहिए, सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं है। आगे मॉनसून पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस क्वार्टर की अर्निंग्स पे तय होगा कि कितना इम्पैक्ट पड़ा। अभी कंपनियां दबी जुबान बोल रही हैं, बाद में वो खुल के जब रिजल्ट में आएगा तब बताएंगे कि हमको कोरोना की वजह से क्या हुआ। क्योंकि अगर सब दिन ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई, विस्तारा ने 54 फ्लाइट कैंसिल की अगले महीने की, तो ये अभी शायद वन लाइनर सुन के हमको इम्पैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे तो ये दिखेगा ना। फिर नहीं, क्या है कि जैसे कि अजय जी ने बताया, रबी क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कंजम्पशन चालू होगा। आपका कहना है कि वो 3 महीने तक कंटिन्यू रहेगा उसकी इफेक्ट, कि कंजम्पशन बढ़ जाएगा, 2 व्हीलर्स बढ़ जाएंगे, एफएमसीजी का कंजम्पशन आ जाएगा। जैसे ही हमारे जो रूरल एरिया में हाथ में कैश आएगा तो कंजम्पशन चालू हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे अगर इकोनॉमिक का हमको पूरे साल का 2021 तक का अगर व्यू लेना है तो मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल से अगर हम 4.7 और 5% के बीच में अगर जीडीपी दे पावे तो ये एक अचीवमेंट रहेगा। और इसका कारण ना तो कंजम्पशन है और ना ही कोरोना वायरस है। मेरे हिसाब से इसका जो मेन रीज़न है वो है क्रेडिट, कि बैंकों ने एसएमई सेगमेंट को पूरी तरह से क्रेडिट देना लगभग बंद कर दिया है। या तो उनके मार्जिन बढ़ा दिए हैं, या वर्किंग कैपिटल लिमिट्स छीन ली है, या उनको थोड़ा भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो सीधे एनसीएलटी में लेके गए या कुछ और कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पिछले 7 साल के अगर हम आंकड़े देखें तो हमारी बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हुई है, उसके बाद उसमें हुई है इंडिविजुअल क्रेडिट में, जिसमें हाउसिंग लोन आता है, पर्सनल लोन आता है, व्हीकल लोन आ जाता है, वो सब में ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट बाय एंड लार्ज बहुत ही कम बढ़ी है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 7 सालों में बैंकों ने जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेज है, एमएसएमई और जो लार्ज इंडस्ट्रीज है, उनको बहुत कम क्रेडिट दी है। तो पूरा फोकस गवर्नमेंट का और बैंकों का या तो एग्रीकल्चर के ऊपर है या फिर पर्सनल लोन्स के ऊपर है, अश्यूमिंग कि पर्सनल लोन्स थोड़ा ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो अगर क्रेडिट का सपोर्ट नहीं आएगा, एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो आपके लेऑफ्स कंटिन्यू रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ये मुझे बिल्कुल जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मेन कारण मैं आपको नंबर से बताऊं तो अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं
तो उसमें कहीं भी एक भी सेक्टर में आपको कंसिस्टेंसी 3 महीने से ज़्यादा नहीं दिखेगी। चाहे आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, आप स्टील ले लीजिए, कोल ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, 3 महीना बढ़ता है फिर गिरता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। इसका मेन कारण है कि कहीं पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसकी वजह से टू अज्यूम कि कोरोना वायरस की इफेक्ट होगी ठीक है, लेकिन जीडीपी क्या हम 5.5-6% की तरफ जाएंगे? मेरे ख्याल से 2021 में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। 4.75-5% के बीच में आ जावे तो मेरे ख्याल से ये एक अचीवमेंट रहेगा जी। उसके नीचे भी जा सकते हैं। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि कंसिस्टेंसी का एक बड़ा इशू है। मुझे लगता है बाजार को इस बात का भी हमेशा डर रहता है कि वो चाहे जीएसटी का ही आप ले लीजिए, उसमें भी कंसिस्टेंसी बनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर ही बना रहे, बीच बीच में बहुत नीचे आ जाता है। वैसे ग्रोथ में दिक्कत आ रही है और उसका एक बड़ा रीजन आपने बताया कि जो लिक्विडिटी चाहिए एसएमई सेक्टर को या इंडस्ट्रियल क्रेडिट को, वो बहुत मुश्किल है। जफर भाई, इसमें कुछ सरकार प्रोएक्टिवली करने की कोशिश कर रही है, इसको एड्रेस कर रही है क्या? देखिए, जहां तक एमएसएमई सेक्टर का है सवाल और क्रेडिट फ्लो जो उनको होना चाहिए, उसमें सरकार बिल्कुल चिंतित है। आप देखिए, जो वो उनके अगर फंडिंग पैटर्न, रिसोर्स रेजिंग पैटर्न देखिए, तो वो ज्यादातर वो एनबीएफसी से लोन लेते थे और एनबीएफसी को जो चाहिए लिक्विडिटी हमने फ्राहम की है। उनके जो एसेट्स जो है, वो एसेट्स को बैंकों ने बाई किया है, उनको लोन भी मिल रहा है। तो वो लिक्विडिटी मिलने के बाद अब एमएसएमई में भी जो क्रेडिट फ्लो होना चाहिए वो होना शुरू हो गया है और उसके इम्कानात भी दिख रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि मैं इस बात को मानता हूं और सरकार ने इस पर दिशा में काम भी किया है कि सडनली जो एनबीएफसी में जो क्राइसिस आया था, उसमें जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए थे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे, वो जो है एमएसएमई सेक्टर के छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं, चूंकि वो लोन एनबीएफसी से लेते थे, उनको इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अब ये हालात सुधर रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अगर कंट्रीब्यूशन देखें जीडीपी में जो भी है, बड़ा कंट्रीब्यूशन उनसे आता है, तो उस पर सरकार की नजर तो रखनी ही है और है भी सरकार की नजर। जी, हमारे साथ है कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जी। नीलेश सर, हमें ये बताइए कि जो कोरोना वायरस का एक डंक लगा है बाजार को इस समय, पिछले 1 हफ्ते में जबरदस्त गिरावट न सिर्फ भारत में, दुनिया भर के बाजार में एक अनप्रेसिडेंटेड फॉल देखने को मिली है। तो हम ये बात जानना चाहते हैं कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे है या वाकई एक बहुत बड़ा डर है जो हमारी इकोनॉमी को अच्छे से प्रभावित करेगा? मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम पिछले एक्सपीरियंस को देखें, इससे पहले हमने सूरत में बहुत बड़ा प्लेग देखा था, फिर सार्स का वायरस 2003 में चाइना से ही ओरिजिनेट होते हुए देखा था, फिर इबोला अफ्रीका में देखा, जीका देखा। ये सारी चीज़ों ने अपनी इकोनॉमी को या ग्लोबल इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया। यस, कुछ दिनों के लिए पैनिक का माहौल था, बट फिर दुनिया अपने आप आगे चलने लगी। सो हमारी उम्मीद यही है कि एक मेडिकल साइंस इतना एडवांस्ड है तो कोरोना वायरस की भी दवाई निकाल देगा। पिछले वीक में इजरायली कंपनी, चाइनीज़ कंपनी और अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन की बात की है। अभी तक ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट एक एडवांस स्टेज पे वैक्सीन है। सेकंड चीज़, अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑयल प्राइसेस $68 के आसपास था और 80 की तरफ जाने की बात कर रहा था। आज 50 के आसपास है और अब उससे भी नीचे जा रहा है। हमारी कुंडली का राहु कालम तब चालू होता है जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है और राहु कालम तब खत्म होता है जब ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, हमारी कंट्री की एक जो दुर्भाग्य था वो ये था कि हम चाइना से $58 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट चलाते थे। हाँ। हवाला और बाकी देशों से चाइनीज माइल जो रूट करके आता था तो वो तकरीबन $70 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था। $70 बिलियन मतलब 5 लाख करोड़ रुपया सालाना हम यहाँ से चाइना बेचते थे, बिकॉज हम उनके गुड जरूरत से ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। ये कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे डिसरप्शन होगा। नाउ कुछ गुड्स हमें चाइना से इंपोर्ट करने जरूरी थे, तो उस वजह से हमें नुकसान होगा। बहुत सारे चीज़ हम ऐसी इंपोर्ट करते थे जो हम इंडिया में भी बना सकते थे।
टॉयज़ हुआ, फुटवेयर हुआ, डिनर वेयर हुआ, ग्लास हुआ, तो वो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हम चाइना भेज रहे थे वो भारत में चालू हो जाएगी। और तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारी इकोनॉमी को हो सकता है, अगर हम अपने घर को ऑर्डर में लेके आए, कि बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज आज चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस लगा के बैठी हैं, वो वहाँ से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। सैमसंग का एक किस्सा कहना चाहता हूँ। सैमसंग का टर्नओवर वियतनाम में $62 बिलियन है। वो उनकी इकोनॉमी में 28% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। सैमसंग इंडिया में वियतनाम से पहले आई है, यहाँ पे शायद $10 बिलियन का टर्नओवर है। बट इमेजिन करिए अगर सैमसंग जैसी कंपनीज को हम चाइना से इंडिया में लेके आए, और जैसे वियतनाम में वो फले फूले हैं वैसे ही यहाँ पे फले और फूले जी। तो ये जो हम सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन चाइना से इंडिया में कर देंगे, तो हमें आने वाले लंबे समय के लिए ग्रोथ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो कोरोना वायरस के आज पेन्स है मार्केट में, इकोनॉमी में भी कुछ मात्रा में, बट ऑयल प्राइसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन और ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन, ये हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि राहु कालम जो हमारे लिए क्रूड की तरफ से आता है, और ये वर्ष 2020 जो है राहु का ही है, तो वो बीच बीच में आता रहेगा। क्रूड की चर्चा आपने करी तो एक सवाल यहाँ पे मेरे मन में ये आ रहा है कि $50 $49 के नीचे है तो राहु इस समय हमारे फेवर में आ गया है, लेकिन क्रूड बहुत नीचे जाना भी हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि वो क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। हालांकि अभी जो गिरा है उसका एक बड़ा रीजन कि चाइना की डिमांड 20-25% गिरने की बात कही जा रही है, वो इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो ये फौरी तौर पे आप देख रहे हैं, और उसका फायदा भारत को उठा लेना चाहिए, क्योंकि राहु कालम पलट भी सकता है, वो हर 6-6 घंटे में पलटते रहते हैं। मेरे हिसाब से अगर ऑयल के दाम नीचे और भी जाते हैं, तो इससे दुनिया की सेंट्रल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स दोनों अपने अपनी कंट्री में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कई कदम उठाएगी। 2008 में हमने देखा था कि अमेरिका ने फिस्कल डेफिसिट 10% ऑफ जीडीपी कर दी थी। यूएस फेड ने सारी चीज़ों के सामने रीफाइनेंसिंग देना चालू कर दिया था। 2013 के क्राइसिस के समय में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी वही किया, अनाप शनाप लिक्विडिटी दी, ब्याज के दरों में अनाप शनाप कटौती की, और इतना पैसा मार्केट में फेंका कि इकोनॉमी अपने आप खड़ी हो गई। तो कोरोना वायरस की वजह से अगर ग्लोबल रिसेशन आता हुआ दिखता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स सारी चीज़ों को भूल के प्रो ग्रोथ सपोर्ट लेगी। जब ग्लोबली लिक्विडिटी इतनी बढ़ेगी और ब्याज के दरों में कटौती होगी, तो हो सकता है कि वो लिक्विडिटी भारत की तरफ आ जाए और भारत को जो एक कैपिटल की शॉर्टेज है वो पूरी हो जाए और हमारा ग्रोथ आगे बढ़े। जी, और दुनिया भर के बाजार इस बात से बहुत घबराए हुए हैं, और अमेरिकी बाजारों में देखिए ज़बरदस्त गिरावट लगातार बनी हुई है, तो ये डर है, लेकिन उस डर का हम फायदा ले सकते हैं, खासतौर पे भारतीय इकॉनमी। साकेत जी, एक बात अभी नीलेश जी ने बड़ी अच्छी कही कि अगर हम सैमसंग को यहाँ ले आए, बढ़िया से पाले पोसें और उसको दुलार करें और उसको बड़ा बना ले, तो हमको बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि हम ये क्यों नहीं कर पाते। पिछले 6 साल में जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई, हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं सेट किया। मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ, चाहे जो भी बीजेपी का प्रवक्ता है, कि हम क्यों नहीं ये को कर पाते हैं, वो क्या दिक्कतें हैं, वो कहाँ पे रोड ब्लॉक्स हैं जो एकदम से आप ओपन नहीं कर पाते। अब एप्पल को ही लाने में हमें इतना वक्त लगा, फॉक्सकॉन की यूनिट नहीं लग पाई, ये दिक्कत क्यों खड़ी करते हैं हम? देखिए, मैं तो कहूँगा कि मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से आप देखें, आज की डेट में फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में जितनी कंपनियां आ गई हैं भारत में, वो हम लोग के लिए सफलता का ही एक उदाहरण है, बल्कि असफलता नहीं हुई है। पर मैं ये एक स्टेप पीछे लेके ज़रूर कहूँगा कि देखिए, वियतनाम वगैरह में आखिर में वो लोग डेमोक्रेटिक देश नहीं हैं, वहाँ स्ट्राइक नहीं हो सकती है, वहाँ पे वर्कर वेजेस जो हैं अंडर पेड वर्कर्स हमेशा रहते हैं। भारत आज की दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम है, मिनिमम वेजेस सच्ची में मिलती है लोगों को। पर बाहर की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं इतना सहमत नहीं हूँ कि हमेशा ये अपॉर्चुनिटी है कोरोना वायरस,
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाहर जो चेंजेस होंगे, कोरोना वायरस 6 महीने चलेगा या 9 महीने चलेगा, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये ज़रूर है कि लेबर रिफॉर्म करके कंपनियों को कब लोगों को हायर करना है, कब लोगों को हटाना है, कब लोगों को रिट्रेन करना है या अपस्किलिंग करनी, वो हमारे हाथ में है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। हमारे हाथ में है कि अगर टैक्स रिजीम को ठीक किया जाए, जो कि किया गया है, 25% टैक्स किया गया है, कम किया गया है, वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में ईज़ ऑफ बिजनेस अप्रूवल्स जल्दी मिलने का है, वो हमारे हाथ में। अगर हम लोग जो बेसिक मुद्दे की चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो बदलते रहेंगे तो लोग अपने आप आएंगे। अब एप्पल और फॉक्सकॉन क्यों नहीं आया और क्यों, क्या क्या उनको चाहिए था? देखिए, कभी कभी जो चीज़ें वियतनाम जैसे छोटे देश में आसानी से दी जा सकती हैं, शायद हमारे यहाँ नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना है, हमें अपने तकनीक्स टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना है। पर मेरे हिसाब से ऐसी कोई असफलता नहीं है। ज़रूर मेरे हिसाब से 2 इश्यूज ज़रूर हैं अभी भी, आज भी यहाँ पे हमारा रेड टेप अभी भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, और हमारे पास इस समय आज भी लेबर की जो डिसिप्लिन की ज़रूरत है वो देश के काफ़ी इलाकों में नहीं है। और एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं मार्केट की और आर्थिक व्यवस्था की। मार्केट देखिए 11 साल से बढ़ा हुआ है, तो मार्केट कभी ना कभी तो गिरना होता है, करेक्शन आना होता है। मेरे हिसाब से अभी भी मैं कहूँगा कि फंडामेंटल रूप से हमारी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, सुदृढ़ है, और बेस ठीक है। अब आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कितने लोग को हम लोग ले आएंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। NBFC पे मैं ज़रूर जफ़र जी से थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ कि मेरे हिसाब से NBFCs को लिए थोड़ा डायरेक्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए साकेत भाई, क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कोलेटरल डैमेज की वजह से डर जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस हम इसलिए खोल नहीं पाते, आधे मन से, कभी हाँ कभी ना की स्थिति चलती रहती कि ये करेंगे तो घरेलू इंडस्ट्री का क्या होगा। एक नई थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी और आपको उस कोलेटरल डैमेज को डिस्काउंट करना पड़ेगा कि ये करेंगे तो ये नुकसान होगा, जिसमें ज़्यादा लाभ है वो कर लें। ये परिस्थिति बहुत बार बनती है। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, आप लोग सहमत होंगे। जब एक बार क्रूड $30 $25 के आसपास आया था कुछ समय के लिए, तब बहुत जोर से चर्चा हुई कि हमें एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लेना चाहिए और एक बहुत लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेने चाहिए ऑयल कंपनीज को, और एक ज्वाइंट ट्रेडिंग फर्म बनाए जो कि सिंगापुर में या हांगकांग से बैठ के ट्रेड करे घरेलू कंपनियों के लिए। लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे नहीं समझ में आता कि ये दिक्कतें हम क्यों पैदा करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस करते हैं। आज भी वही अपॉर्चुनिटी आ रही है कि चीन दिक्कत में है, हमारे पास कंपनियों को हम बुला लें, हाथ पैर जोड़ लें कि भैया आ जाओ, आपके पास मौका है, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। ये आधा अधूरा मन क्यों होता है? जफर भाई संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पर लोग आ रहे हैं, लोग मेरे हिसाब से आधा अधूरा मन नहीं, बोइंग हमने विश्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत सारे काम किए। जो रेड टेप था उसको कम किया, और जो पॉलिसी लेवल डिसीजन था वो पॉलिसी लेवल डिसीजन किया। लेकिन कई एग्जांपल है, देखिए आप GE मेडिकल चाइना से लॉग स्टॉक बैरल इंडिया में सेटअप किया पुणे में। आज देखिए पूरे GE मेडिकल जो है वो पूरे दुनिया में इंडिया से एक्सपोर्ट करती है। आप देखिए किविट कार करके आपने देखा होगा, छोटी सी कार, वो इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग हब है, सेटअप किया है यहाँ पर प्लांट, और यहाँ से वो कम से कम अभी 72-73 देशों में वहाँ एक्सपोर्ट होता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। लेकिन जो टैक्स के जो पॉलिसी लेवल डिसीजन था उस पर 4-5 बड़े अहम चीजें हो चुकी है, 1-2 चीज बची हुई, जैसे लेबर रिफॉर्म। मुझे लगता है ACZ के मामले में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार को उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और उसमें भी जो रिलैक्सेशन जो देने की जरूरत है वो भी रिलैक्सेशन चाइना से अगर कंपीट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो सरकार ने 10 चीजें करनी थी तो उसमें 7-8 चीजें कर दी, 1-2 चीजें और पॉलिसी लेवल डिसीजन बचा हुआ। लेकिन नहीं, उसका उल्टा था, 2-3 चीजें करी, 7-8 चीजें बाकी हैं। टैक्स का था। नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको मैं लिस्ट दे दूंगा क्या चीज करनी चाहिए थी, जो ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस था और जो सरकार ने अभी तक कर दिया इस बजट को लेके। लेकिन हाँ, जो एक बड़ी ये है कि लेबर रिफॉर्म्स पे उनका फोकस है कि लेबर रिफॉर्म्स होना चाहिए। कुछ चीजें हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है। सर मैं बताऊं, देखिए दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल है। पिछली 2-3 डिबेट्स में लेकिन जी जफर भाई ज्यादातर चीजें कर चुके हैं। अजय जी, 2-3 डिबेट्स में ये बात मैं कह चुका हूं, बहुत छोटी सी बात है। हार्ले डेविडसन पे क्यों लगा रखा आपने इतनी ड्यूटी? उससे कौन सा बड़ा रेवेन्यू आप जनरेट कर ले जाते हैं, लेकिन आप किसी देश को इरिटेट कर देते हैं उससे। सही है ये? डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करने की नहीं। हार्ले डेविडसन से कौन सी डोमेस्टिक मार्केट सपोर्ट हो रही है? कौन आदमी है जो आप ऐसी बाइक बना रहा है?
नहीं, हार्ली डेविडसन एक कंपनी है। अरे भैया सस्ती हो जाएगी ना, तो फिर आपके जो होंडा है यहाँ पर, हीरो है, वो आपके बराबर कंपैरेटिवली बहुत को देंगे। सर हार्ले डेविडसन और हीरो मोटो बजाज मोटो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उस लीग में नहीं है वो। कैसे उसका प्राइस का जो डिफरेंशियल आज है वो डिफरेंशियल कम हो जाएगा। लोग डेविडसन पसंद करेंगे और हीरो नहीं लेंगे। नहीं, वो देखिए सरकार का काम नहीं है। आप मर्सिडीज और मारुति का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन भी तो देखिए उनकी, किस प्रोडक्ट की हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वो सब कावासाकी भी दे रहे हैं, केटीएम भी दे रहे हैं, 5-6 लाख वाली बाइक्स भी सब दे रहे हैं डोमेस्टिक में। बट छोड़िए, वो एक छोटा है। मैं कहूँगा हमारा ज़्यादा उम्मीद प्राइवेट मैन्युफैक्चर पे है नीरज जी। अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स देखिए, हमारा 3% मार्केट शेयर है वर्ल्ड का, चाइना का 37% है। अब स्पेशलिटी केमिकल में इतनी कंपनियां निकल के आ रही है, 1500 करोड़ टर्नओवर, 1000 करोड़ टर्नओवर, 28 साल 30 साल से चल रही है, साइंटिस्ट चला रहे हैं, जो बढ़ नहीं पाई। अब उनको 200-300 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं। एपीआई चाइना दुनिया का 80% सप्लायर बन गया था। यूएस में लास्ट पेनिसिलिन बनाने का प्लांट 2004 में शट डाउन हो गया। इनफैक्ट यूएस कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजिक स्टडी निकला कि अगर हमारी जंग होती है चाइना से, हमारे पास तो दवाइयां नहीं है, क्योंकि हमारा 75% दवाइयों का इनपुट चाइना से आ रहा है। तो इस तरह की पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। और प्रॉब्लम ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम टॉप एंड ऑफ द सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम है जो साकेत जी भी कह रहे थे, लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी, वो अभी भी उतना ही करप्ट है, उतना ही तंग करता है। जब आपको 40 अप्रूवल लेने पड़ते हैं, होटल लगाने के लिए 46 अप्रूवल, रियल एस्टेट के लिए 39 अप्रूवल, बिजनेस शुरू करने के लिए 18 पेपर आपको भरने पड़ते हैं, तो वो इतना पैसा करप्शन में चला जाता है लोअर लेवल्स पे। और लैंड लेबर जो रिफॉर्म नहीं हुआ, आज भी देखिए नंबर निकल के आए, हाईवे के प्रोजेक्ट 6 तिमाही के लो पे आ गए, क्योंकि लैंड सरकार ही नहीं एक्वायर कर पाई। पहले तो हमने रोड बिल्डर्स को बैंकरप्ट कर दिया क्योंकि वो लैंड नहीं ले पाए, अब सरकार भी नहीं ले पा रही, और वो सरकार के भी हाथ बंधे हैं। बिकॉज मोमेंट वो कहते हैं, ट्रंप ने अपनी उसमें एक्सॉन के सीईओ को बोला हेलो जॉन, हेलो दिस, क्या हमारी सरकार कह सकती है? इमीडिएटली ऑपोजिशन आके कहती है सूट बूट की सरकार। उसमें देश हित कोई नहीं देख रहा है कि लैंड लेबर रिफॉर्म आप करेंगे और नौकरियां आएंगी और मैन्युफैक्चर आएगा, बट वो सर देखिए ये चैलेंज हिंदुस्तान में हमेशा रहेगा कि आप ये विपक्ष से उम्मीद करें कि वो आपके फायदे लिए काम करें, वो कभी नहीं करेंगे। देश हित सर, देश हित तो हम जब सत्ता में रहेंगे हम तब सोचेंगे। आप मेरी सरकार बनवा दीजिए, मैं देश हित सोचूंगा, फिर आप विरुद्ध नहीं सोचेंगे। ये एक बहुत टिपिकल पॉलिटिकल यहाँ पे है। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, समय कम, चूंकि मैं मार्केट भी थोड़ी बात करनी है। अतुल जोशी जी, पॉलिटिकली भी बहुत जरूरी है इस सरकार के लिए कि हमें बहुत सारे ऐसे बड़े काम कर लेने चाहिए जो हमने सोशल फ्रंट पे कर लिए हैं। अब जरूरी है कि हमें ग्रोथ ला के दिखानी चाहिए। नीलेश सर, आपसे सवाल मेरा कि हमने बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन लिए, बहुत सारे सोशल डिसीजन लिए, लेकिन अब हमें ग्रोथ का डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें ग्रोथ ला के दिखानी पड़ेगी। उसके लिए ऐसी बीच बीच में जो कोरोना जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अनडाउटेबली ग्रोथ हमारे सारे प्रॉब्लम का निवारण है, एंड हमने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे महंगाई के दरों को कंट्रोल में लाके रख दिया। मुश्किल है बट फिर भी फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया है। अपनी बैंकों में स्वच्छ भारत अभियान करके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के दानव को काबू में किया है। हमने क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बहुत हद तक पीछे छोड़ दिया है। ये सारे बहुत अच्छे हमने कदम उठाए हैं, बट कुछ सेल्फ गोल जो हमने किए हैं उसे करेक्ट करना जरूरी है। अगर आप चाइना को हर साल 5 लाख करोड़ रुपया भेजते रहेंगे गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट के लिए, तो जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप इंडिया में खड़ी करना चाहते हैं वो चाइना में खड़ी होगी, ग्रोथ वहाँ पे होगा। क्या करना चाहिए वो तो बहुत बड़ी बातें हैं, बट एक किस्सा मैं कहना चाहता हूँ। हमारे पास दुनिया में तीसरा या चौथा सबसे बड़ा कोल का रिजर्व है। कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है, दुनिया की लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है। बिटवीन 2014 टू 2019 उनका प्रोडक्शन हमने 400 मिलियन टन से 600 मिलियन टन कर दिया। इतनी रफ्तार से शायद ही कभी कोयले की माइनिंग हुई होगी।
बट इसी समय में प्राइवेट कोल माइनिंग ऑलमोस्ट ठप हो गया। 2014 में हम $17 बिलियन कोयले की आयात की लगाते थे, 2019 में $22 बिलियन लगाया। $22 बिलियन 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है। जिस पैसों से हम झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कोयले की जॉब्स खड़ी कर सकते थे, वो हमने इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया में खड़ी की। तो हमारी पॉलिसी चाहे सरकार की हो, चाहे जुडिशरी की हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की हो, ये सबने मिलके अपने जो रिसोर्सेस है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सके उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप चाइना से ट्रेड डेफिसिट कम कर ले, अगर आप कोयले की आयात कम कर दे, 6.5 लाख करोड़ रुपया साल का बच सकता है। सोने की आयात में हम 30-35 बिलियन साल का बेचते हैं। जो ट्रैवल टूरिज्म अब्रॉड होता है उसमें 20-22 बिलियन का खर्चा होता है। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर बेचते हैं, 11-15-20 बिलियन का खर्चा होता है। ये कुछ 5-6 चीजें ऐसी है जिसके ऊपर सरकार, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और एंटरप्रेन्योर्स मिलकर काम करे तो मेरे हिसाब से अपना ग्रोथ हमें कभी टेंशन नहीं देगा, इनफैक्ट अपनी अनुमान से ज्यादा ही आता रहेगा। जी नीलेश सर, जो लोग इस शो को देख रहे हैं वो बहुत टेम्प्टेड होंगे कि इतनी बातें हम मार्केट और इकोनॉमी और दुनिया भर की कर रहे हैं और उनको ये नहीं बता रहे हैं कि इंडिविजुअली वो कहाँ अपॉर्चुनिटी देखें। हमने बहुत इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी और सरकार की अपॉर्चुनिटी की बात करी, लेकिन मार्केट में भी तो अपॉर्चुनिटी आ रही। जब भी ऐसा गिरता है तो सभी आप जैसे लोग कहते हैं कि ये बहुत बेस्ट टाइम होता है पोर्टफोलियो बनाने के। बड़े बड़े गुरुज कहते हैं कि उसी समय तो अच्छे स्टॉक्स या अच्छे सेक्टर पे आपको नजर रखनी चाहिए। तो आप बताइए, जो इन्वेस्टर है वो इस समय मार्केट को कैसे अप्रोच करे और कहाँ कहाँ उसको नजर रखनी चाहिए जहां पे उसको मौके मिल सकते हैं? मेरे हिसाब से पिछला वीक मार्केट के लिए काफी नुकसानदेह रहा, बट इसकी चिंता किए बगैर हर इन्वेस्टर ने अपना असेट एलोकेशन देखना चाहिए। आज इक्विटी मार्केट कल से सस्ता है। गोरो ने 1400 करोड़ रुपए की सेलिंग की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 7600 करोड़ रुपए की बाइंग की। सो ये बताता है कि हमारा कन्विक्शन देश के प्रति, मार्केट के प्रति अभी भी है। सो आप अपना असेट एलोकेशन पे ध्यान रखिए। इस वक्त हमें लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल है। सेक्टरली अगर देखें तो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये टाइप के सेक्टर्स अच्छे लगते हैं। वहाँ पे आज भी वैल्यूएशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपकी फेवर में है। सर आपको मेटल अच्छा लगता है? मेटल में इस वक्त हम लोग थोड़े दूर रहना चाहेंगे। हाँ। उस स्टॉक में काफी जोर से करेक्शंस हुए हैं। हाँ। बट बहुत सारी मेटल कंपनी में डेट का बर्डन बहुत हैवी है। ओके। सो जब किसी कंपनी पे लिवरेज बहुत ज्यादा होता है तो वो एक एक्सेसिव रिस्क हो जाता है। तो अगर मेटल में भी आपको निवेश करना है तो नॉन लिवरेज कंपनी पे ध्यान रखिए। लिवरेज कंपनी से दूर रहने में शायद हित है। अजय जी, आपकी नज़र मार्केट में कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ मौके हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? देखिए, आप जो पैसा आपको निवेश करना है उसको चार हिस्सों में बांटिए। मैं कहूँगा अभी टाइम नहीं है पूरी तरह उतरने का। कोई बॉटम कॉल नहीं कर सकता मार्केट को। अब अगर वीकेंड पे फेड का कुछ आ जाता है बयान, आप देखिए मार्केट दौड़ेगा मंडे तक। नहीं, मुझे 5, 7, 8 साल के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। फिर आप क्वालिटी में जाइए। तो क्वालिटी में कहाँ पे? क्वालिटी टॉप एंड। फार्मा मिलेगा? हाँ, फार्मा सेक्टर, फार्मा, एमएनसी, स्पेशलिटी केमिकल और भारत का एफएमसीजी आप देखिए। एमएनसी एफएमसीजी ज्यादा पसंद है, एमएनसी फार्मा पसंद है। और फिर ये जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि कंजम्पशन से रिलेटेड, तो एफएमसीजी एक हो गया। ड्यूरेबल्स हमें लगता है कि वाइट गुड्स आप देख सकते हैं अगले 6 महीने में, क्योंकि इमीडिएटली आपको वाइट गुड्स में राहत मिलेगी कि इनपुट कॉस्ट नीचे आएगी। तो ये जिस तरह से 4% ओएमसीज ना खरीदें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। वो क्रूड इतना सस्ता हो गया, सरकारी ओनरशिप पसंद नहीं है। सरकारी हैंगर जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे एक छोटा जवाब, गोल्ड ले कि न ले? गोल्ड खरीदिए। लास्ट ईयर भी मैंने कहा था इतना अच्छा चला गोल्ड 1800 नीलेश सर, आपका व्यू गोल्ड पे बहुत महत्वपूर्ण होता है।
गोल्ड क्या किसी को खरीदना चाहिए? हालांकि रूस की सरकार, चीन की सरकार, पोलैंड की सरकारें बहुत गोल्ड खरीद रही हैं, तो क्या हम भी खरीदें क्या गोल्ड? एक अगर इंडिविजुअल के लिए देखें तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड बॉन्ड प्रेफरेबल रहेगा कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड बॉन्ड गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न देगा, 2.5% या 2.75% फिक्स्ड रिटर्न है, उसमें सेफ्टी ज़्यादा है, खोने का लॉस नहीं है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड बॉन्ड को प्रेफर करिए गोल्ड की जगह पे। गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड लीजिए और इस तरीके से आप अपना एसेट बना चुके हैं। जो हम चर्चा को थोड़ा समराइज कर दें, कोरोना वायरस का इतना डर है, उससे घबराइए मत, पैनिक मत करिए। सरकार फुली प्रिपेयर्ड है और कमेटियां बन गई हैं उसको एड्रेस करने के लिए, हेल्थ के हिसाब से भी और बिजनेस और इंडस्ट्री के हिसाब से भी। तो डर के आगे जीत है, ये तय है। बहुत सारे ऐसे सार्स आए, बोला है, सब उसके बाद 3-6 महीने बाद मार्केट पलट जाता है और उसका फायदा होता है। नीलेश जी ने आपको सुझाया कि स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए, वहां आप नजर रख सकते हैं। खासतौर पर जो सेक्टर्स उन्होंने बताया, स्पेशलिटी केमिकल, क्योंकि चाइना का मामला ठप हुआ है तो यहां जबरदस्त तेजी बन रही है, और क्रूड नीचे है तो डेरिवेटिव्स यानी उसका रॉ मटेरियल सस्ता हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल में ध्यान रखिए, और अगर गोल्ड में बहुत दिलचस्पी है तो गोल्ड बॉन्ड लीजिए। अजय जी कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज पे नजर रखिए, स्पेशलिटी केमिकल इनकी पसंद, ये कॉमन है। एफएमसीजी में ध्यान रखिए, और वाइट गुड्स भी कुछ कुछ आप खरीदारी कर सकते हैं। तो टेक अवे शो का ये है कि घबराने का नहीं, पैनिक नहीं करने का। डर है तो उसके आगे जीत भी होगी, और कहां आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है वो भी कुछ आपको सेक्टर्स यहाँ पे बताए गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए। लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि